नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में हम आपको झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं और उनकी जीवन के बारे में, उनकी निजी यात्रा के बारे में और उनके कैरियर के बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती अंजलि यादव जी, निदेशक पर्यटन हैं। युवा आईएएस के तौर पे इनकी एक अच्छी पहचान है, तो हमने सोचा कि आज इनसे बात की जाए। अंजलि जी, आपका बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद जी। हम चर्चा की शुरुआत इससे करते हैं कि हर व्यक्ति की एक निजी यात्रा होती है जीवन में। आपकी निजी यात्रा कैसी रही? कहाँ से आपने जो है, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से पढ़ाई हुई और कैसे शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा नेटिव जो विलेज है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा जी। राज्य में पड़ता है। और मेरी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर जो है वो स्कूल में एक टीचर हैं, दिल्ली स्कूल में, जो अभी रिटायर हो गई हैं, तो वो उनका नौकरी दिल्ली में था। ऐसे मेरे फादर जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिटायर हुए। तो उन लोगों का, दोनों का जर्नी कंटिन्यूसली केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बना रहा। तो मेरा और मेरे भाई का जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, वो सारा हम लोगों का दिल्ली में हुआ। ग्रेजुएशन भी हम लोगों ने मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क करके सोशल वर्क फील्ड में मैंने सोचा कि अपनी करियर को आगे बढ़ाऊंगी। जब तक मेरा सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करने का कोई आगे इंटेंशन या कुछ वैसा आइडिया भी नहीं था। जब मैं एनजीओ सेक्टर में 2 साल के लिए मैंने काम करा और मैंने एक्सटेंसिव ट्रैवल करा बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में। तो मेरा काफ़ी ट्रैवल्स रहा, ट्रेनिंग्स वगैरह देना मेरा मेनली जॉब प्रोफाइल का पार्ट था। तो उस समय मेरे को बड़ा अच्छा इंटीरियर एरियाज देखने का मौका मिला। मुझे लोगों का से जब बातचीत करती थी और गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब मैं मीटिंग करती, तो मुझे लगता था कि भाई सच में लोगों के लिए बड़ा ये चेंजिंग फैक्टर है इनके हाथ में, कि इनके छोटे छोटे डिसीजंस और एफिशिएंसी कैसे लोगों की लाइफ को पूरा चेंज कर सकती है। तो इसी एनजीओ सेक्टर में 2 साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे को कोशिश एक बार कर लेनी चाहिए। तो घर से बड़ा मोटिवेशन था, घर वालों का कंटिन्यूसली सपोर्ट था कि आई थिंक एक बार सिविल, उस समय भी जब प्रिपेयर करने लगे, जब भी ऐसा नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज कभी प्रिपेयर कर पाएंगे और क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में भी कहीं पे भी किसी ने भी कभी इस सर्विस का हम लोग नहीं जानते थे। कभी किसी को कोई माहौल नहीं था और हम नहीं, लोग सरकारी नौकरी में थे, बट जनरली क्लरिकल लेवल पे एंट्री करना या टीचर्स वगैरह, तो हमारा पूरा फैमिली का बैकग्राउंड उसी लेवल पे है कि जैसे मेरे फादर भी सेक्शन ऑफिसर में रिटायर हुए। तो जनरली ग्रुप बी की नौकरी करना, उस तरीके का एक्सेस भी नहीं था कि कोई मोटिवेट कर सके कि भाई हाँ आप आईएएस, आईपीएस, इन सर्विसेज की भी तैयारी आगे कर सकते हैं। तो जब एक बार शुरुआत करी तो बड़ा हिचक थी और कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का नहीं था कि भाई ये वाला हम लोग एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, क्रैक कर पाएंगे। तो मैंने इस वजह से रिस्क को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में और सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वही सोचा कि इसको थोड़ा सा अपने रिस्क को कम से कम हम लोग वो डाइवर्सिफाई करके बाकी एग्जाम की भी कंटिन्यूसली तैयारी करके और अप्लाई करते रहना चाहिए। जो कि मैं बाकी भी सबको बोलूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एग्स को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। मतलब लोग बोलते हैं कि लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए। चिड़िया का आँख को देखिए, इधर उधर देखिएगा तो आप भटकाव होगा। लेकिन आप तो दूसरी बात कह रही हैं। नहीं, दोनों चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका लक्ष्य एक है, लेकिन उस लक्ष्य पे सक्सेस रेट कितना है, जी। आपकी खुद की कैपेबिलिटी को आंकना और उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले बाकी लोगों का सक्सेस रेट। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ आप एक लेवल का हार्डवर्क करते ही आपको श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर ही लेंगे। आप कॉलेज का एग्जाम, आपको पता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा, मेरे 80% आने ही आने हैं। मैं बोर्ड्स की, सीबीएसई के बोर्ड्स की तैयारी करूंगा 10-12 में, आप अपने बच्चे की तैयारी देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके 95% से नीचे नहीं गए, 1-2% आगे पीछे रहेगा। लेकिन ये वाले एग्जाम्स है बड़े प्रिडिक्टेबल एग्जाम्स है। यूपीएससी का एग्जाम का नेचर ही ये है कि वो आपको कभी भी ऑफ गार्ड कैप्चर कर सकता है। आप रिलाई नहीं कर सकते कि मेरा पिछले साल अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरा इस साल भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि पैटर्न एग्जाम का सडनली बड़ा चेंज हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा आ जाए, आपका जो साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के हैं, तो आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो उस साल शायद आपके साथ मैच नहीं करा। कई बार एग्जाम के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि उस दिन आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रांग बहुत है, लेकिन उस दिन शायद आप बाई चांस परफॉर्म नहीं कर पाए, प्रेशर में आके कोई और रीज़न की वजह से आपका वो उस दिन मैच नहीं करा। तो बहुत सारे रिस्क वाले फैक्टर्स हैं।
इन सभी रिस्क को बिना ध्यान में रखे कई सारे लोग 6-6, 7-7 साल इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते कि भाई मेरे को बाकी सब चीज़ों से भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कितनी बार में आपने मतलब फतह किया इस? तो मेरा जो यूपीएससी एग्जाम है मेरा 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। जी जी। इनिशियली जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने बाकी एग्जाम से लोअर लेवल से अपना शुरुआत करी। तो मैंने एग्जाम दिया था, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं करा था। लेबर वेलफेयर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम था, ग्रुप बी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम था, दिल्ली गवर्नमेंट का एमसीडी का इनफैक्ट एग्जाम था, क्योंकि आपका वो मेरा सोशल वेलफेयर में मेरा स्पेशलाइजेशन भी यही था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो वाला निकल गया। तो जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रही थी तो एक हाथ में जब एक सरकारी जॉब आया ना, तो आपके अंदर कम से कम एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो गया कि कल को मेरी फैमिली वाले को अगर लगता है कि बर्डन हो रहा है या फिर एज के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप, तो कम से कम एक सेफ साइड के लिए वो आपको मेंटली एक बड़ा स्टेबल लेवल पे पहुंचा देता है कि इनसिक्योरिटी नहीं है। स्पेशली लोग जो प्राइवेट सेक्टर से नौकरी छोड़ के आते हैं उनके लिए गैप जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 2 साल आपको लगेंगे, तैयारी करेंगे, अटेम्प्ट देंगे, पूरा प्रोसेस तो 1 साल का प्रोसेस ही है, उससे पहले 1 साल तैयारी करें तो 2 साल का मिनिमम प्रोसेस हो गया। आप प्राइवेट बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के आए, आपकी बड़ी अच्छी डिग्रीज हैं, लेकिन अगर आपने 2 साल से 4 साल अगर इस प्रोसेस में लगा दिया और फिर आप प्राइवेट में जाते हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कि ये गैप कैसे था। और आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट आता जा रहा है, दोबारा से आप सोचेंगे और आप जाएंगे तो आपको नौकरियां मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है गैप के बाद स्पेशली। तो मेरा लेबर वेलफेयर सुपरिटेंडेंट के बाद ही इसी एग्जाम को क्लियर करते हुए लेबर वेलफेयर कमिश्नर जो एक ग्रुप ए का गेजेटेड एग्जाम था यूपीएससी लेती है, मेरा वो क्लियर हुआ। इंडियन ऑयल के एग्जाम्स क्लियर हुआ असिस्टेंट मैनेजर का। तो ये कॉन्फिडेंस मेरा बूस्टअप करता रहा कि हम और लैडर पे आगे बढ़ सकते हैं, और इसी लैडर पे आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली मेरा यूपीएससी एग्जाम क्लियर हुआ। तो आई थिंक ये वाला सभी सपोर्ट सिस्टम से मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता रहा कि मेरे में कैपेबिलिटी है एग्जाम्स क्लियर करने की भी। अच्छा, फिर आपको झारखंड कैडर मिला? फिर झारखंड जी। तो झारखंड में किन किन जगहों पे आप रही हैं, क्या क्या जिम्मेवारियों को आपने संभाला है? मेरा सबसे पहला टेन्योर एसडीओ के रूप में रांची में रहा। मेरे हस्बैंड भोर सिंह यादव बड़े पॉपुलर उनका टेन्योर रहा था, सिर्फ 4 ही महीने का एसडीएम का टेन्योर रहा, उन्हीं को मैंने सक्सीड करा फाइनली। तो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई उनकी तरह काम करेंगी या फिर कैसे करेंगी, बट क्योंकि उनका बड़ा अच्छा गाइडेंस भी रहा था। मैं प्रोबेशनर भी रांची में ही रही थी। तो जब वो एसडीएम थे तो मैं प्रोबेशनर थी, तो मैंने उनके अंडर काफ़ी काम करा, डीसी सर के अंडर बड़ा काम करा, तो बड़ा कुछ लर्निंग मेरे लिए था। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए एसडीओ का टेन्योर बड़ा अच्छा रहा। और रांची एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा लर्निंग के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को। एज अ न्यू सर्विस में आप आते हैं तो आपको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने के लिए मिलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं देखने को मिली, आप लॉ एंड ऑर्डर में कैसे हैंडल करते हैं, तो ये वाली बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर लेवल रांची में हम लोगों को हैंडल करने को मिला। एसडीएम के टेन्योर के बाद मेरे को डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में खूंटी जिले में पोस्टिंग मिली, क्योंकि कम्प्लीटली रूरल जिला है और ग्रास रूट पे काम करने के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, और डेवलपमेंट से रिलेटेड अब काम था, लॉ एंड ऑर्डर से काम नहीं था। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मेरे को खूंटी जिले में मिला, लोगों के साथ बातचीत करने में, वहाँ के ट्राइबल्स की समस्याओं को समझने में, कई सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लाने में। आई थिंक खूंटी का टेन्योर मेरा बड़ा हेल्पफुल मेरे लिए करियर के लिए रहा। खूंटी के बाद डीडीसी के रूप में मेरे को एक अनदर टेन्योर गोड्डा जिले में मिला, जो अगेन मेरे को मेरे हस्बैंड के अंडर ही थी। मैं वो डीसी थे और मैं डीडीसी थी, तो इनिशियली बड़ा वो भी आया कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही एक ही जगह पोस्टेड है, बट वो चैलेंजेस के साथ आई थिंक बड़ा हेल्पफुल भी था, क्योंकि अगर आप में ट्रस्ट फैक्टर है तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों में ट्रस्ट फैक्टर की वजह से भी आप काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन टीम का था। हमारे एसडीओ के रूप में वहाँ पे एक डायरेक्ट ऑफिसर थे, तो सभी लोगों का आई थिंक टीम बड़ी अच्छी रही गोड्डा की हम लोगों को। और वो बड़ा चैलेंजिंग कोविड का समय था, जिस समय डेथ्स हो रही हैं, सेकेंड वेव था, हम लोगों को अपनी हॉस्पिटल की फैसिलिटी अपग्रेड करनी थी। तो आई थिंक गोड्डा बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों ने परफॉर्म करा। अगर आप स्टेट के स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे तो गोड्डा एक बड़ा अच्छा जिला रहा, जिसने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, आईसीयू की फैसिलिटी बड़े अच्छे से अपग्रेड करके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैंडल कोविड के समय करी। गोड्डा के बाद मेरा डीसी चतरा, डिप्टी कमिश्नर चतरा में मेरा पोस्टिंग हुआ। चतरा जिला बड़े यूनिक जिले सब लोग रहे हैं, बड़ा अच्छा जिला चतरा था। एक ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत मिक्स है, एक जगह आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, एक जगह आप माइनिंग देखेंगे, एक जगह आप रूरल पूरा लैंडस्केप देखेंगे, इतना मिक्स जिला है।
बिहार से क्योंकि टच होता है तो उसमें और भी काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों को इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के इन्फ्लुएंस भी थोड़ा बिहार से ज़्यादा बिहार है। से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो वो वाले भी थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं जिसको बड़ा मैनेज करना हम लोगों को होता है। तो चतरा एक बड़ा ब्यूटीफुल टेन्योर रहा, 1 साल का टेन्योर रहा। उसमें हम लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक प्रोजेक्ट्स, जैसे एक हमारा एनटीपीसी का वहाँ पे प्लांट था जो बहुत सालों से, लगभग 15 साल से जिसका शुरुआत नहीं हो पाई थी विभिन्न कारणों से। वहाँ के लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हीं सभी को लोगों को ऑन बोर्ड लेके हम लोगों ने अपने 1 साल के टेन्योर में इंश्योर करवाया और एनटीपीसी के पावर प्लांट को वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत करवाया, जिसको झारखंड में बड़ा फायदा हुआ क्योंकि झारखंड के साथ उसका अग्रीमेंट था सब्सिडाइज रेट पे एनर्जी को सेल करने का। तो ये बड़ा अच्छा टेन्योर्स रहे और अलग अलग लर्निंग्स रही। और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टर टूरिज्म में वहाँ से चतरा से ज्वाइन करा, जिसमें पिछले 2 साल से मेरी जर्नी यहाँ पे चल रही है। काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे और अच्छे मतलब काम आपको मिला। लेकिन कई लोगों को, खासतौर पे हमारे दर्शकों के दिमाग में आता है कि भोर सिंह यादव जो हैं वो थोड़ा अलग अफसर माने जाते हैं, थोड़ा करक माने जाते हैं। तो ये शादी आपकी क्या प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है? नहीं, हमारी लव मैरिज और कम अरेंज मैरिज ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में मिले, उसके बाद पेरेंट्स अग्री करे तो हम लोगों ने शादी करी। नहीं, कड़क अफसर वाला इमेज तो वो एसडीएम टाइम से आई थिंक चला हुआ आ रहा है, वो लोगों की इमेज वैसी बन गई है। और ऑफिसर्स के साथ हमारे साथ सिर्फ रिस्क यही रहता है कि पहले टर्म में जो हमारी इमेज बन गई वो लंबे समय तक लोगों के दिमाग में, वो बढ़िया इमेज है, वो अच्छा इमेज है कि अगर आम आदमी का काम हो रहा है जी, और कोई गलत आदमी पनिश हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। जी जी, आप उसी काम के लिए हैं। जी, नहीं, बड़ा अच्छा हम लोगों का वही, लेकिन हर रोल के साथ हमें बड़ा मॉड्यूलेट भी करना, अपने आप को करना पड़ता है। एसडीएम का जैसे मैंने कहा रोल लॉ एंड ऑर्डर वाला है, लेकिन डेवलपमेंट में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको वो अंडरस्टैंड, समझना और वो सहानुभूति होना लोगों के प्रति, जब भी आप में वो रिफ्लेक्ट होगा और आपके काम में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक वो वाली भी हम लोगों ने दोनों ने ही कंटिन्यू करा। भोर ने भी बड़ा अच्छे से ये वाली चीज़ पे आगे काम करा है। और हर टेन्योर में अगर आप देखेंगे हम लोगों के दोनों के स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोगों ने अपनी कोशिश करी है बेस्ट स्टेट में देने की और डिलीवर करने की। जी, तो आपके यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट आप लेके आपने एग्ज़ाम दिया था? क्योंकि इंजीनियर्स का बहुत जोर होता है। अभी लास्ट हमारे कार्यक्रम में अमित आए थे, उनका भी कहना था कि इंजीनियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इसलिए उनको आसानी होती है। आपका भी ऐसा कुछ अनुभव रहा है क्या? हम नहीं, मेरा सोशल वर्क जैसा मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड रहा, मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि किसी की एज है, यूपीएससी ने अपने पूरे पैटर्न को ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है कि जनरली अक्रॉस फेयर के, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का कोई व्यक्ति है, कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, वो उसके लिए अगर उसमें वो नैक है एग्ज़ाम क्रैक करने का तो उसके लिए हो जाता है। हम लोगों का बड़ा अच्छा, इनफैक्ट वही तैयारी के समय के आपके डायनामिक्स है कि आपने किस तरीके से स्मार्टली अपनी तैयारी करी। तो तैयारी के समय ही हम लोगों का 4 लोगों का ग्रुप था, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग पे बड़ा फोकस करते थे, जिसमें मेरा भाई, मेरी भाभी और एक और हम लोगों का फ्रेंड, हम 4 लोग करते थे। और वो आंसर राइटिंग हम लोगों को इतना ज़्यादा मदद करी कि हम चारों का एग्ज़ाम 2015 में सबका एक साथ क्रैक हुआ। मेरे भाई को आईआरएस और भाभी को आईआरएस इनकम टैक्स एंड कस्टम्स में दोनों को मिला। दूसरा जो हमारा फ्रेंड था उसको भी आईएएस मिला। तो हम लोगों का चारों का बड़ा वही कोऑर्डिनेशन और आई थिंक एक अच्छा ग्रुप मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों भी आई थिंक वही मैनेजमेंट और कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, बट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो आई थिंक क्योंकि गाइडेंस एक प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही उन लोगों को मिल गया तो वो बड़ा हेल्पफुल हुआ। तो मुझे वही लगता है कि आप में अगर वो नैक है, आपको लग रहा है और आप एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझ पा रहे हो और अपनी प्रेपरेशन में अपने लूप होल्स को समझ के उसको प्लग कर पा रहे हो, तो एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। क्या अब बहुत लोग, बहुत युवा ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं इसके लिए कोचिंग ले रहे हैं यहाँ, तो क्या लगता है यूपीएससी के एग्ज़ाम जो है वो बगैर कोचिंग के संभव नहीं है क्या? आप तो जॉब में थी, आप जैसा बता रही थी, तो क्या आपको सब कुछ छोड़ के आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या आप कोई दूसरी नौकरी करके भी आप तैयारी कर सकते हैं? क्या आपके क्या अनुभव रहे हैं? पिछले आई थिंक 5 साल में पूरा पैटर्न यूपीएससी का चेंज हो गया। 5 साल से पहले लोग बोल सकते थे कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है, हम लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के लिए, इसलिए हमें आइडिया ही नहीं है, तो बेसिक एक ओरिएंटेशन के लिए हमें कोचिंग की शायद ज़रूरत पड़ेगी। बट जब आज की डेट में जब इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे सभी जगह सिर्फ एक इंटरनेट पे अवेलेबल है और मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी सारे अपने मटेरियल्स को आज की डेट में डिजिटलाइज करके अवेलेबल करवाया है,
तो आप देखेंगे कि सिर्फ दिल्ली के सेंटर्स में, मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग जैसे सेंटर्स में ही लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, लोग अपने घरों में बैठ के तैयारी करके भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो झारखंड के बहुत सारे युवा हैं जो अपने अपने जिलों में बैठ के, क्योंकि पहले होता था कि आप किताब खरीदने दिल्ली जा रहे हैं, आप एग्जाम में हॉस्टल रहने दिल्ली जा रहे हैं, तो वो खर्चा भी लोगों का बढ़ता था और पता नहीं वहां जाके क्या कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता था आप बड़े शहर में गए, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आप नहीं उस सर्कमस्टेंस से एडजस्ट कर पाए और आप नहीं उस ट्रैक पे सही चल पाए। माँ बाप का जो हार्ड अर्न मनी था वो भी वेस्ट हो गया उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा तो तैयारी करने गया है, लेकिन पता नहीं कितना अच्छे से तैयारी कर पा रहा है। लेकिन आज की डेट में कोचिंग वाला आई थिंक मोस्टली रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि हर चीज आज की डेट में ऑनलाइन माध्यम से आपके पास अवेलेबल है। यूपीएससी का भी एक कंटिन्यूसली फोकस पिछले बहुत सालों में ये रहा है कि कोचिंग वाले जो मटेरियल वो बहुत स्मार्टली स्टडी करते हैं अपने पेपर सेटिंग में, चाहे वो प्री का पेपर सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर सेट कर रहे हैं मेंस का, और इंटरव्यूज में भी वो कोशिश करते हैं कि कहीं पे भी एग्जाम जो मटेरियल्स कोचिंग ने तैयार करा है वो उनके एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट ना हो। अच्छा। वो इंटेंशनली कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले जिसने कॉन्टेक्स्ट अपनी टेक्स्ट बुक से मैनेज करा है। अच्छा। सारा कंटेंट तो एनसीईआरटीज पे ज़्यादा फोकस करा जाता है जब भी कोई कंटेंट अगर एग्जाम प्रिपेयर करा जाता है यूपीएससी का। तो ये यूपीएससी की भी कोशिश है कि हम लोग कोचिंग्स के अलावा कोशिश करें कि उसको हम रिडंडेंट करके ये सब माध्यम से जिस बच्चे की डाइवर्सिफाइड नॉलेज है और जिसने शॉर्टकट ना अपनाते हुए कि भाई हमने उस कोचिंग के नोट्स पढ़ ली और मेरा काम चल जाएगा इस सब्जेक्ट से, वो यूपीएससी की भी कोशिश है कि ऐसे बच्चों को सिलेक्शन ना हो। तो ये आई थिंक पूरी तरह फ्रेश हो, एक नई सोच के साथ बिल्कुल, आए। बिल्कुल। मतलब वो केवल रट के नहीं आए, एक नई सोच वाला व्यक्ति, और इंटरव्यू का पैटर्न भी हो जाता है। आप क्योंकि आपका सारा जो जीवन है इससे पहले का वो दिल्ली में गुजरा, झज्जर भी तो मैं दिल्ली ही मानता हूँ, मतलब एनसीआर ही मानता हूँ। तो जब झारखंड आ रही थी तो कोई दिक्कत, घर वाले परेशान कुछ हुए कि कहाँ झारखंड जाएगी? क्योंकि अभी भी झारखंड काफ़ी दूर लगता है दिल्ली से, और दिल्ली में जब बैठ के आप देखते हैं तो छोटी जगह लगता है। तो झारखंड आने का कोई दुख या परेशानी? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एनजीओ सेक्टर में बिहार झारखंड में काफ़ी ट्रैवल पहले कर चुकी थी। तो जब मैं आई तो एक तो पहले शौक नहीं था या फिर अचानक से कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस वाला बहुत ज़्यादा नहीं था। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि झारखंड काडर एक इतना अच्छा काडर है और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ ये काडर हमारे सामने देता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत अर्बन एनवायरनमेंट है, आपका काम करने का स्कोप भी एक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन जब आप आईएएस में आए हैं और आपने रूरल एरिया में नहीं काम करा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में, क्योंकि लोगों के साथ जब आप काम करेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे सीनियर्स और आई थिंक पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी इतना कोऑपरेटिव रहता है कि अगर आप कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अपने करना चाह रहे हैं तो आपको सब पूरा फ्रीडम है, सबका सपोर्ट है। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा कार्डर है, और रूरल कार्डर से आई थिंक एक अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप जिस सोच से इस सर्विस में आए हैं कि हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इस स्टेट में बहुत पोटेंशियल है कि आप काम कर सकें। हमारे हर टेन्योर के हमें याद है कि उसमें हमने ये करा, उसमें हमने ये करा, जो शायद हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो बैचमेट्स हैं उन लोगों को शायद उतना मौका नहीं मिल पाया, डिफरेंट टाइप का मौका मिल पाया। जी जी जी। एक आपके साथ कहीं एडवांटेज हैं या जो कहिए कि आप महिला अधिकारी हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? जब आप जिला संभालती हैं, आपने जब अनुमंडल संभाला, तो एक महिला अफसर के तौर पे आपको कोई परेशानी हुई या आपको लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हुई? मुझे लगता है कि दोनों उसमें आई थिंक एक महिला जो ऑफिसर होती है किस टाइप का टेन्योर है उसको उस हिसाब से अपना रोल डिटरमिन करना होता है। जब हम एसडीएम में ज्वाइन करते हैं तो अगर हमारी इमेज ऐसी है कि हाँ भाई दबाया जा सकता है तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको ऐसी इमेज ही क्रिएट करनी है कि लोगों में थोड़ा सा डर बना रहे, क्योंकि एसडीएम का अगर डर नहीं बना रहेगा तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आप जा रहे हैं, आपके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर रोल के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को भी अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जब हम डेवलपमेंट फील्ड में जा रहे हैं, हम गांव वालों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप
सोचेंगे कि मैं अपना दबदबा इन पे बनाऊं तो उससे काम हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके साथ नहीं होगा। तो उस समय आपकी संवेदनशीलता, आपका कितना आप उनके साथ एम्पैथी शो कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल ऑफिसर के लिए बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि हम लोग फैमिली के रोल में भी जब अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो डिफरेंट डिसिप्लिन का भी रोल हमें निभाना है, उनके साथ इमोशनल सपोर्ट का भी रोल निभाना है। यही चीज़ हमारे आई थिंक प्रोफेशनल नेचर में भी रिफ्लेक्ट होती है। और फीमेल ऑफिसर्स के लिए एडवांटेज ऑफ कोर्स ये है कि हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाना लोगों का बड़ा ईजी है, क्योंकि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेशली महिलाओं को बड़ा रहता है कि मेरी बात शायद सुनी जाएगी, मेरी बात पे कुछ कार्रवाई आगे होगी। तो महिला ऑफिसर का बड़ा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक बाउंड्री को ड्रॉ करना एक फीमेल ऑफिसर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस बाउंड्री को कोई ना लांगे, उसको मतलब फॉर ग्रांटेड ना ले। क्योंकि चतरा जगह पे आप रहीं, वो थोड़ा डिस्टर्ब जिला माना जाता था, और वहाँ की आप कई बार तो आपको रात में भी कहीं जाना पड़ा होगा, या तो क्या टफ नहीं रहा उस तरह का, या आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि ऐसी समस्याओं से आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, मुझे वही लगता है कि आई थिंक जो इनिशियल टेन्योर आपकी ट्रेनिंग के समय रांची में और ये सब जगह हो जाता है, उसके बाद आप बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं टू ऑल द सिचुएशंस। और आपको प्रिपेयर भी करवा देता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। एक सख्त ऑफिसर होना एक बहुत ज़रूरी भी है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, क्योंकि लोगों में वो इमेज नहीं जानी चाहिए कि भाई हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आई थिंक एक अपने ऑफिस में एक डिसिप्लिन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आप मन में चाहे कितने भी वो हैं, लेकिन आपको एक इमेज अपनी ज़रूर, जब आप ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको इंश्योर करेंगे कि भैया नो नॉनसेंस टाइप का हमारे ऑफिस में माहौल है, ताकि लोगों में भी एक डिसिप्लिन बना रहे। तो वो वाला आई थिंक एडजस्टमेंट करने का पार्ट एंड पार्सल हमारी सर्विस का है, और उसको कंटिन्यूसली हमें आगे मेंटेन करना है। अच्छा, ये बताइए मैम, जो लड़कियाँ यूपीएससी की तैयारी करती हैं, उनका ख्वाब है कि हम आईएएस आईपीएस बने, उनको क्या करना चाहिए? शुरुआत से ही क्या करना चाहिए? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्या योजना उनको बनानी चाहिए? लड़कियों के लिए मेरा यही सुझाव है कि एक तो अपनी आई थिंक फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि लड़कियों के लिए कई बार क्या होता है कि एज वाला, मैरिजेबल एज का बड़ा प्रेशर कई बार फैमिली के लिए हो जाता है कि भाई अब 27 साल के हो रहे हो आप, 28 साल के हो रहे हो आप, अभी नहीं शादी करोगे, अभी तक आप कह रहे हो एक और अटेम्प्ट। क्योंकि ये यूपीएससी ऐसी गेम है कि अटेम्प्ट के उसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। इसमें घुसना बहुत आसान है, लेकिन इस पूरी साइकिल से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पूरा साइकोलॉजिकली इस गेम में इन्वेस्टेड हो कि आपको लगता है कि एक ही नंबर तो रह गया, अगली बार उस एक नंबर को कोप अप कर लेंगे, इस बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गए तो अगली बार तो कर ही लेंगे, लेकिन दोबारा से आपको हर बार गेम जीरो से शुरू करनी है। जो आपने अभी एक रिसेंटली मूवी में भी बड़ा देखा, यू हैव टू रीस्टार्ट एवरी टाइम। जब वो रीस्टार्ट कर रहा होता है वो प्रोसेस बड़ा पेनफुल है, वो साइकोलॉजिकली बड़ा टेस्टिंग प्रोसेस है। और आई थिंक हाफ द प्रेपरेशन हमारी इस पूरे प्रोसेस में ही हो जाती है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कि आपकी एक मेंटल टफनेस टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फीमेल कैंडिडेट्स की बात आती है तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर रहेगा तो आपके पास डबल प्रेशर हो गया। आपके पास तैयारी का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर है, तो आपके लिए जस्टिफाई करना और प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल एक वो वाली जर्नी हो जाएगी। तो एक पहली चीज़ तो यही वाला कि अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में रखें। दूसरा आई थिंक जैसा मैंने बताया वो अक्रॉस कैंडिडेट्स हैं, आई थिंक आपका ग्रुप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत लंबा है। जैसे मैंने ऐसा नहीं है कि 2 महीने पढ़े 6 महीने पढ़े हो गया काम, ये प्रोसेस ऐसा है कि मिनिमम 2 साल तो आप इन्वेस्टेड हैं ही। तो 2 साल में बहुत दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो रहा, किस दिन आपको लगेगा कि आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। तो जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट कर पाएँ और जो आपका सपोर्ट कर पाएँ, तो आप में बड़ा ये वाला स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली आपकी रहती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जो लोग अच्छे लोग जो तैयारी कर रहे हैं और वो कैंडिडेट्स भी सीरियस हैं रादर देन हमारा टाइम वेस्ट करने की बजाय, तो वो एक आई थिंक बहुत अच्छा माहौल हमारा बिगनिंग से बना देता है। और वो नीचे जो ग्रुप में कोई छूट गया उसको भी वो पुल करके ऊपर पूरा ग्रुप एक साथ लेके जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अपनी प्रेपरेशन को रिफ्लेक्ट करते रहना कि कहाँ पे मैं गलत हुई, कहाँ पे मेरा चीज मिस्टेक हुआ, स्व मूल्यांकन जिसको कहते हैं। बिल्कुल कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करना। जैसे मैंने बताया हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, तो हम जब दूसरे का आंसर सुनते थे तो हमें रियलाइज होता था अरे ये वाला सब पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आंसर में छूट गया। तो इससे कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होता है कि मेरी प्रेपरेशन कौन से सब्जेक्ट में लैक कर रही है,
कहाँ पे मैं ओवर कॉन्फिडेंस मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक वो एक रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूसली और स्मार्टली तैयारी करना, क्योंकि यूपीएससी बहुत स्मार्ट है अपने प्रेपरेशन के एग्जाम की सेटिंग में। अगर आप उनके साथ अपना पेस नहीं मैच कर पाओगे तो इसमें लाखों कैंडिडेट्स हैं जो आपसे आगे आपको निकल जाएंगे। तो आई थिंक वो वाला एक एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण आपने जो 3-4 पॉइंट बताया कि सबसे पहले कि फैमिली को कॉन्फिडेंस में, क्योंकि आपकी तैयारी हो गई और फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती। एक आजकल जो फिल्मों को देख के ख़ास तौर पे लोग एक छवि बनाते हैं कि अगर कोई अधिकारी है तो उसको बहुत परेशानी होती है, पॉलिटिशियन परेशान करते हैं या उसे सीनियर अफसर परेशान करते हैं। क्या वस्तु स्थिति क्या होती है? मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है जी, अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में काम करने में। जी, ये स्पेशली आईएएस में आपको इतना डाइवर्सिटी मिलता है कि आप अपने इंटरेस्ट, जैसे टूरिज्म में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है काम करने में, तो हम दूसरी जगह की चीज़ें देखते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, स्टार गेजिंग इंट्रोड्यूस कर दो, ये इंट्रोड्यूस कर दो, एजुकेशन सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस कर दो। इतना ज़्यादा वैरायटी है इस जॉब में कि आप कभी बोरियत तो मतलब कभी आपके उसमें है ही नहीं। सेकेंडली इतना इंटरेस्ट आपको चीज़ों में मिलेगा करने में कि आपके पास कंटिन्यूसली आप खुद डेवलप और लर्न कर रहे हो इस पूरे जॉब में। जहाँ तक आप प्रेशर्स की बात कर रहे हो, आई थिंक वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी अपनी चॉइसेस हैं। जी। एक सर्विस में आके कोई आपको इतना प्रेशर किसी चीज़ के लिए नहीं करेगा, वो सारी आपकी चॉइसेस हैं जो आपकी चॉइसेस ओवर द करियर बनती रहेंगी। और आई थिंक ये सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं, ये वाले हर जगह चैलेंजेस आज की डेट में, अभी हमने रिसेंटली देखा कि ईएनवाई की एक महिला एम्प्लॉई थी जिनके वर्क प्रेशर की वजह से जिनकी डेथ हो गई, और भी कई सारे केसेस ऐसे प्राइवेट सेक्टर के भी काम समझ में आ रहे हैं। हर जगह है। बट वो प्रेशर्स आई थिंक अक्रॉस सेक्टर्स, हर प्रोफाइल में आज की डेट में प्रेशर्स हैं, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी ये है कि प्रेशर्स आप अपने हिसाब से अकोमोडेट करके अपनी चॉइस के हिसाब से काम कर सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है हर दर्शक के दिमाग में होगा कि भोर सिंह यादव को कंट्रोल आप करते हैं कि वो आपको करते हैं? कंट्रोल हम दोनों को बच्चे ही करते हैं हमारे, क्योंकि हमारी 2 छोटी लड़कियां हैं, तो हम दोनों जैसे ही ऑफिस से आते हैं तो वो हम लोगों का पूरा टाइम और ये सब ले लेते हैं, तो आपस में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे ही हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। सद्भाव बना रहता है। जी जी जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी अंजलि यादव। इन्होंने अपनी निजी यात्रा और कैरियर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।